नमस्कार दोस्तों, मैं सीताराम शर्मा, परम दृष्टि क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको हिंदी व्याकरण में 270 तक क्वेश्चन करा चुके थे और प्रारंभ कर रहे 271 से। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखो, क्वेश्चन नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रखर किताब पढ़ रहा है, वाक्य में वाच्य है। ध्यान दीजिए दोस्तों, वाच्य होते हैं, क्रिया के रूप को वाच्य कहते हैं। मैं आपको थोड़ा पढ़ा देता हूं। देखिए, कर्तवाच हमेशा कहाँ होता है, ये ध्यान देना है। यानी कर्ता के आधार पर क्रिया के लिंग और वचन बदले जाते हैं, वे हमेशा कर्तवाच होता है। जैसे प्रखर हिंदी पढ़ रहा है, प्रखर किताब पढ़ रहा है। प्रखर क्या है? पुल्लिंग है, तो क्रिया है पढ़ रहा है, वो भी दोस्तों पुल्लिंग की है। अगर इसकी जगह प्रखर की जगह होता, अब बबीता किताब पढ़ रही आता, क्योंकि बबीता स्त्रीलिंग है। तो कर्तवाच में कर्ता का रहना बहुत जरूरी है। कर्ता के आधार पर क्रिया के लिंग वचन बदले जाते हैं, वह कर्तवाच होता है। और कर्म के आधार पर क्रिया के लिंग और वचन बदले जाते हैं, वह हमेशा कर्मवाच होता है। और दोस्तों, भाववाच होता है, उसमें कर्म नहीं रहता, हमेशा अकर्म क्रिया का होता है। तो इसका मतलब हो गया कि इसका उत्तर हो जाता है, इसमें हो गया कर्तवाच उत्तर हो गया। अब ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए आ जाता है कि भाई राम दूध पीता है, राम दूध पीता है। एक उदाहरण वैसे मैं समझा देता हूं, कैसे भी किसी प्रकार आ जाए। राम दूध पीता है, तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर राम है वो पुल्लिंग है और पीता है वो भी पुल्लिंग होगा। इसकी जगह अगर ये होता सीता दूध पीती है, तो सीता स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पर क्या आता? पीती है आता। क्योंकि कर्ता के आधार पर क्रिया के लिंग और वचन बदले जाते हैं, वे हमेशा कर्तवाच होता है। तो उत्तर हो गया। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। 372 क्वेश्चन नंबर, प्रज्ञा सिंह दौड़ा गया में कौन सा वाच्य है? ध्यान दीजिए, यानी प्रज्ञा है वो कौन है? कर्ता है। और से है वो दोस्तों कारक आ गया। और दौड़ा है वो आगे क्रिया आ गई। इसका मतलब इसमें दोस्तों कर्म का प्रयोग नहीं हुआ है। तो ध्यान दीजिए, जहां पर यानी कर्म नहीं होता, अकर्म क्रिया होती है, वह हमेशा भाववाच होता है। भाववाच की पहचान नहीं होती, कर्ता ढूंढ लीजिए और कारक के चिन्हों का प्रयोग होता है, और कर्म नहीं होता, क्रिया होती है। तो इसका मतलब इसका उत्तर हो जाता है भाववाच हो गया ये। क्योंकि प्रज्ञा से दौड़ा गया, पता नहीं कहां दौड़ा गया, कैसे दौड़ा गया, तो इसका उत्तर हो गया भाववाच हो गया। क्वेश्चन नंबर 373 है। क्वेश्चन नंबर 373 है। जो मेहनत करते हैं, क्वेश्चन है, जो मेहनत करते हैं वे सफल होते हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों, किस प्रकार का वाक्य है? वाक्य को मैं आपको थोड़ी पहचान बता देता हूँ। सरल वाक्य होता है दोस्तों, वह छोटा वाक्य होता है, कर्ता कर्म क्रिया और सह क्रिया। लेकिन ध्यान दीजिए, कहीं पर भी अगर मान लीजिए जैसे जो आ जाता है, जैसे तो आ जाता है, जैसे जो ही आ जाए त्यों ही आ जाए, जब तक तब तक, जहां तक वहां तक, यानी अव्यय शब्द आ जाते हैं, वहां हमेशा मिश्र वाक्य होता है। और दोस्तों, कहीं पर भी अगर मान लीजिए लेकिन, किंतु, परंतु, और, अथवा, इसलिए ये शब्द आ जाते हैं, तो वहां हमेशा आप संयुक्त वाक्य कर देंगे। तो आपको बहुत बढ़िया तरीका बता देता हूं। संयुक्त वाक्य को एक याद रख लेना, 7 शब्द आते हैं, लेकिन, किंतु, परंतु, और, अथवा, इसलिए, फिर भी। ये शब्द कहीं पर आ जाए तो संयुक्त वाक्य कर देना। इनके अलावा जितने भी जो अव्यय शब्द आते हैं, वे हमेशा मिश्र वाक्य होते हैं, और सरल वाक्य में कोई अव्यय आते ही नहीं है। इसका मतलब इसमें देखो, जो मेहनत करते हैं यानी दो जुड़े हुए हैं, वे सफल होते हैं। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों मिश्र वाक्य उत्तर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। 374 क्वेश्चन नंबर है, 374 है। सूर्योदय हुआ और चिड़िया चहचहाने लगी, यह किस तरह का वाक्य है? दोस्तों, मैंने आपको अभी बताया था कि लेकिन, किंतु, परंतु, और, अथवा, इसलिए ये शब्द आ जाते हैं, वहां हमेशा संयुक्त वाक्य होता है। तो इसका उत्तर हो जाता है संयुक्त वाक्य हो गया। सरल वाक्य में किसी प्रकार के अव्यय नहीं, क्योंकि ये कौन सा शब्द आ गया? और शब्द आ गया।
तो लेकिन, किंतु, परंतु, और, अथवा, इसलिए आती, और आप उसका उत्तर कर देंगे, संयुक्त वाक्य कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 375 है, मिकू खेल रहा है, या किस तरह का वाक्य है? ध्यान दीजिए, किसी प्रकार के कोई अव्यय शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे मान लीजिए, देखो अव्यय कोई सा भी नहीं है, तो इसमें होगा दोस्तों सरल वाक्य का प्रयोग किया गया है। अभी मैंने आप लोगों को बताया था लेकिन, किंतु, परंतु, और, अथवा, इसलिए, फिर भी आ जाए तो संयुक्त वाक्य कर देना। और इसके अलावा जितने भी अव्यय शब्द आते हैं बताया था, जो, तो, जैसे आगे जब तक, तब तक, जहां तक, वहां तक, ज्यों ही, त्यों ही, यद्यपि, तद्यपि, तथापि, ऐसे, तो वहां पर मिश्र वाक्य कर दीजिए। और सरल वाक्य में किसी प्रकार के, क्योंकि कोई भी अव्यय शब्द नहीं है, यानी मिकू खेल रहा है, यह सीधा का सीधा वाक्य, सरल वाक्य, तो इसका उत्तर हो गया से। क्वेश्चन नंबर 376 है, क्वेश्चन नंबर 376 है दोस्तों, मुख दर्शन में कौन सा समास है? देखो मुख दर्शन है, यानी मुखी और दर्शन है, तो इसमें दोस्तों मुख किसके दर्शन हुए हैं? मुख के दर्शन है। तो यहाँ पर दोस्तों कारक के चिन्ह का लोप होता है, वे हमेशा तत्पुरुष समास होता है, तो इसमें उत्तर हो जाएगा तत्पुरुष। द्विगु समास होता है, वहां पर आता है प्रथम पद संख्यावाचक आती है। और द्वंद्व समास होता है, दोनों पद बराबर के होते हैं, माता और पिता। और बहुब्रीहि समास होता है, अन्य पद प्रधान होता है, पूरे संसार में एक का बोध हो जाता है, वो हमेशा बहुब्रीहि होता है। तो इसमें क्या होगा? मुख के दर्शन हो गए। भाई किसके दर्शन हुए हैं? मुख के। तो तत्पुरुष समास होगा। अब तत्पुरुष समास में भी भेद पूछ लिया था, तो संबंध तत्पुरुष होता था, क्योंकि काके की कहाँ आता है? संबंध कारक में प्रयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन उत्तर हो गया इसका तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 377 है, विशेषण और विशेष। ध्यान दीजिए दोस्तों, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है? कौन सा समास बनता है? ध्यान दीजिए, विशेषण का अर्थ होता है दोस्तों गुण। इसमें हो गया विशेषण तो होता है गुण, और विशेष होते हैं वो होते हैं संज्ञा। तो इसमें चाहे कोई रंग हो, चाहे रूप हो, चाहे कोई स्वाद हो, उसका गुण जहां बताया जाता है वह हमेशा दोस्तों कर्मधारय का प्रयोग किया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कर्मधारय समास। यहाँ पर उत्तर हो गया ये। द्विगु में संख्यावाचक आता है, द्वंद्व में दोनों पद बराबर के होते हैं। जैसे आ जाता है विशेषण, विशेष समझा देता हूं। जैसे आ जाता है दोस्तों नील कमल, तो देखो जो नील शब्द है वो तो है विशेषण हो गया, ये तो होगा विशेषण हो गया। और ये कमल है वो दोस्तों विशेष हो गया। ऐसे इस प्रकार से विशेष होगा। जैसे दोस्तों ऐसे आ जाते, देखो जैसे सुदर्शन आ जाता, तो सु यानी अच्छा दर्शन, तो सु तो होगा विशेषण, और दर्शन है वो हो गया कमल, यानी विशेष हो गया। विशेष क्या होती है? संज्ञा होती है। ऐसे और आ जाता है, जैसे पीत वस्त्र आ जाता, तो पीत तो आ जाता विशेषण है, और वस्त्र है वो आ जाता विशेष। ऐसे इस प्रकार से चाटना है। तो इसका उत्तर हो जाता है कर्मधारय समास। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं, 378 है क्वेश्चन नंबर। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 378 है, सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर कोई भी वाक्य होता है तो वहां पर तो हम पहचान लेते हैं। जैसे राम दूध पीता है, तो भाई राम के पीता है, दूध पीता है। किसी भी वाक्य में प्रश्नोत्तर सब लगा के देख लो, उत्तर मौजूद है तो सकर्मक क्रिया होती है, और अगर उत्तर नहीं होता है तो वहां हमेशा अकर्मक क्रिया होती है। परंतु दोस्तों कोई ऐसा शब्द दे देगा जहां पर यानी हम उसका क्वेश्चन का उत्तर कैसे निकाले। अब इसमें कोई वाक्य तो है नहीं, तो इसमें एक आपको मैं ट्रिक बता रहा हूं, एक सूत्र बता रहा हूं। यानी कोई भी क्रिया का ऐसा शब्द जिसमें हम हमारे शरीर के अलावा बाहर से सहयोग लेकर के काम किया जाता है, वह हमेशा सकर्मक क्रिया होती है। इस पॉइंट को अवश्य नोट करना, कभी भी गलत नहीं होगा। वर्तमान काल में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वाक्यों से तो कोई भी बता देता है। तो देखो दौड़ना, ये तो हम खुद ही दौड़ लेंगे, इसमें सहयोग किसी की आवश्यकता नहीं है। जैसे हंसना, हम खुद ही हंस लेंगे, कोई सहयोग नहीं लिया। जैसे आना, जैसे खुद ही आ रहे किसी का सहयोग। लेकिन पढ़ना,
इसमें दोस्तों सहयोग ले रहे, यानी कहीं पर भी दीवार पर लिखा हुआ या कोई पुस्तक में लिखा हुआ, ऐसे दोस्तों देखो सहकर्मक क्रिया के ऐसे उदाहरण आ जाते हैं। जैसे आ जाते हैं पढ़ना, आपके सामने यहाँ मौजूद है, जैसे पढ़ना आ गया, जैसे लिखना आ गया, जैसे भरना आ गया, जैसे भरना, जैसे भरेंगे तो कोई ना कोई सामग्री होगी तभी भरेंगे। जैसे चाटना आ जाता है, कोई चीज होगी तभी तो चाटेंगे। यानी देखो पढ़ने में बाहर से सहयोग लिया, लिखने में बाहर से सहयोग लिया, कलम का लिया या कॉपी का लिया, या दीवार पर भी अपन लिख सकते हैं, पत्थर से लिख सकते हैं, जमीन पे भी लिख सकते हैं। और देखो भरना बाहर से सहयोग ले रहे, जैसे चाटना बाहर से सहयोग ले रहे, जैसे सूंघना ये भी बाहर से सहयोग ले रहे, खुशबू आएगी तभी तो नाक सूंघेगी। तो बाहर से जो भी सहयोग लिया जाता है वह हमेशा। लेकिन देखो जैसे आ जाता है हंसना आ गया, दौड़ना आ गया, जैसे रोना आ गया, रोना खुद ही रो लेगा दूसरे का, जैसे खुजारना खुद ही खुजाल लेंगे। तो ये क्या बाहर से सहयोग लेकर के जो काम किया जाता है वह हमेशा सहकर्मक क्रिया होती है। तो ये सारी की सारी भी सहकर्मक क्रिया ही है, क्या बाहर से सहयोग लिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं 379 है, सही हुक्म छांटिए। ध्यान दीजिए दोस्तों, ये होता है समुच्चारण भिन्नार्थक शब्द, इसमें हमको वो करना है, छांटना, युग्म पहचानना है। देखो काल, टोपी, सुनहरी, पत्ता, यानी इसमें अपन को सही पहचानना भी क्या होता है। देखो जैसे काल, काल यानी टोपी बिल्कुल गलत है, सुनहरी पत्ता नहीं, सुनहरे होते हैं। और ये होते हैं, देखो ये काल नहीं होता, काले होते हैं, इसको बोलेंगे काले, यानी काली टोपी बोलेंगे शुद्ध, तो सही पहचानना है। सुनहरी नहीं होती, सुनहरे पत्ते होते हैं। जैसे उड़ता हुआ चिड़िया थोड़ी होती है, उड़ती हुई चिड़िया होती है, तो ये भी गलत था। और ये काली टोपी, इसका शुद्ध करेंगे तो काली टोपी आएगा, और ये भी गलत था। तो सुनहरी पत्ता नहीं होता, सुनहरे होते हैं, ये भी गलत है। तो दुबला पतला लड़का, इसका मतलब ये सही है, दुबला पतला लड़का। लेकिन देखो दुबली पतली लड़की, अगर दुबली पतली होती तो यह लड़की शब्द देता हो। तो ऐसे इस प्रकार से कौन से शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 200 क्वेश्चन नंबर 380 है, निम्न शब्दों में विशेषण है। ध्यान दीजिए दोस्तों, विशेषण किसे कहते हैं, संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसको विशेषण कहते हैं। तो विशेषण में देखो ये प्रपंच है, इसमें विशेषण नहीं है, सरपंच है, इसमें कोई गुण नहीं है, पहुंच है, इसमें कोई गुण नहीं है। लेकिन ये पांचवा है, ये दोस्तों विशेषण शब्द है। अब विशेषण में भेद पूछ लिए तो ये विशेषण हो जाएगा संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, जिसमें किसी संज्ञा सर्वनाम की संख्याओं के द्वारा विशेषता बताई जाती है, वे संख्यावाचक विशेषण होता है। इसके दो भेद होते हैं, एक तो कौन कौन, एक तो होती है यानी निश्चित संख्या होगी, निश्चित संख्या होगी एक तो, और दूसरा हो जाता है अनिश्चित संख्या हो जाती है। इसके दो भेद होते हैं। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, अब इसमें भी पूछ ले भेदों में, जैसे आ जाता है मान लीजिए, जैसे पूछ लिया भाई भीड़, तो भीड़ है ना, अब पता यानी जैसे अनिश्चित में आ जाता है भीड़, भाई भीड़ हो रही है, अब पता नहीं चल रहा ना भाई कितनी भीड़ हो रही है, कैसे कौन सी भीड़ हो रही है। लेकिन यहाँ पर देखो दोस्तों, जैसे इसमें आ जाता है भाई पांचवा, जैसे पांचवा, ऐसे जैसे 10 लड़के खड़े तो कितने खड़े 10, तो पांचवा क्या होगा, निश्चित संख्या आ गया। तो यह है किसमें, यानी विशेषण है। विशेषण है तो कौन सा, संख्यावाचक विशेषण है। विशेषण के भेद में पूछे तो ऐसे बता दो, और अगर मान लीजिए इन भेदों में भी पूछे संख्यावाचक के भी भेद दो होते तो ऐसे बता दो। ऐसे इस प्रकार से कोई दिक्कत नहीं रहती। आप दोस्तों तैयारी करो, बारीकी से करो, क्वेश्चन को कैसे घुमा दे दे उससे कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 381 है, शाखा मृग शब्द का पर्यायवाची है। देखो शाखा मृग, ये दोस्तों एक वाक्यांश के लिए एक शब्द भी आ जाता है, शाखाओं पर विचरण करने वाले को शाखा मृग कहते हैं। और ये कौन है, बहुब्रीहि समास में भी आ जाता है। समास पूछते ये कौन होते हैं, ये दोस्तों बानर होते हैं, यानी बंदर होते हैं, बानर होते हैं। ये तो इस देखो हिरण है वो होता नहीं है, तोता होता नहीं है, भौरा होता नहीं है, तो कौन है, बानर। शाखाओं पर विचरण, एक शाखा से दूसरी शाखा पर जब पेड़ों पर उछल कूद जो करते रहते हैं, कौन होते हैं, बंदर होते हैं। समास पूछे तो बहुब्रीहि समास आ जाता है, और इसमें पर्यायवाची पूछा तो ये हो गया।
क्वेश्चन नंबर सरस्वती की 4 पर्यायवाची दिए गए हैं, इनमें से गलत कौन सा है, इसको अपन को नियुक्त करना है गलत को। देखो भारती होता है दोस्तों, वो भी यानी सरस्वती होता है, शारदा होता है, वो भी सरस्वती का पर्यायवाची है, और दोस्तों यानी वागीश्वरी वाणी के जो देवी होते हैं वो भी होती है, लेकिन दोस्तों भामा है ये वाला है। तो इसका मतलब इसका जो ये पूछा गया था इनमें से गलत कौन सा है, अपन को गलत को बताना है, तो गलत ये है भामा है। 3 तो बिल्कुल सही है, एक गलत है, गलत को नियुक्त करना है। एक इसके पर्यायवाची है सरस्वती के है। क्वेश्चन नंबर 383 है, वक्र शब्द का सही विलोम शब्द होगा। ध्यान दीजिए दोस्तों, वक्र शब्द का, देखो दोस्तों वक्र का अर्थ होता है टेढ़ी मेढ़ी, और ऋजु का अर्थ होता है बिल्कुल सीधी। जैसे रस्सी होती है उसको ढीली दे देते तो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, लेकिन अगर उस पर वजन बांध देते हैं तो वो एकदम सीधी हो जाती है। तो दोस्तों ये वक्र का हो जाता है ऋजु हो जाएगा, यानी वक्र क्या होगा, टेढ़ी मेढ़ी रस्सी हो गई, और ऋजु होता है वो क्या होता है, बिल्कुल सीध में हो जाए वो। जैसे कोई भी उसमें बांध दो आप, पत्थर बांध दो कुछ भी, तो एकदम सीधी तन जाती है। तो ये इसका उत्तर हो जाता है श। क्वेश्चन नंबर 384 है, क्वेश्चन नंबर 384, अतिवृष्टि शब्द का सही विलोम होगा। ध्यान दीजिए दोस्तों, अतिवृष्टि का विलोम होता है यानी देखो शुष्क होता नहीं है, बहुवृष्टि होता नहीं है, बंजर होता नहीं है, तो अनावृष्टि होगा, इसका उत्तर होगा ये। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, अनावृष्टि में अगर मान लीजिए उपसर्ग पूछ लिया जाता है तो इसका हो जाएगा अनधन आवृष्टि, तो इसमें अन उपसर्ग हो जाएगा। उपसर्ग पूछ ले तो उपसर्ग बता दो, और आपको यहाँ विलोम पूछ लिया अतिवृष्टि अनावृष्टि, तो ये इसका उत्तर ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 385 है, अव्यागत शब्द में उपसर्ग बताइए। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, अव्यागत जो शब्द है उसमें हमको उपसर्ग बताना है। उसमें हमको क्या बताना है, यानी उपसर्ग बताना है अव्यागत में। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, अब ये उपसर्ग है वो बताना है हमको। तो देखो इसका विच्छेद करके देख लेते, जहां पर आधा वर्ण होता है वहां, और उसके बाद ये वे हो वहां यण संधि होती है, तो इसका विच्छेद कर देते, यानी भय का यो लिख दिया, इसके बाद में ये आ गया तो एक ही मात्रा लगा दी, और शेष क्या बच गया, ये में क्या मिला हुआ है आ, तो आगत हो गया। तो इसमें दोस्तों कौन सा उपसर्ग होगा, अभी उपसर्ग हो गया। अब ध्यान दीजिए, ऐसे भी पूछा जा सकता है कि भाई अव्यागत में कितने उपसर्ग है, तो इसमें दोस्तों एक तो अभी हो गया, एक आ हो गया, कितने उपसर्ग है, 2 उपसर्ग हो गया, 2, और मूल शब्द क्या होगा, गत। गत का अर्थ होता है जाना, आगत का अर्थ होता है आना। तो इसमें पूछा गया था कौन सा हो गया, इसमें इसका उत्तर हो गया अभी, यानी ए उत्तर है। और अगर नाम पूछ ले तो भाई अव्यागत में कौन से संधि है, तो अव्यागत में यण संधि का प्रयोग किया गया है। अगर संधि पूछ ले तो संधि बता दो, उपसर्ग पूछ ले तो उपसर्ग बता दो, मूल शब्द पूछे तो मूल शब्द बता दो, तो मूल शब्द गत हो गया। ऐसे इस प्रकार पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 386 है, विचार में एक प्रत्यय लगाने इस पर शब्द बनता है। देखो विचार है तो इससे दोस्तों बन जाएगा वैचारिक, वैचारिक। ध्यान दीजिए दोस्तों, जैसे इसका मूल शब्द हो जाता है विचार। अब देखो कहीं पर भी अगर मान लीजिए एक प्रत्यय होते हैं तो उसकी पहचान बता देता हूं, क्या नियम होता है। जैसे पहले सरल रूप में बताता हूं, जैसे मान लीजिए समाज है और इसमें हम क्या जोड़ेंगे, एक प्रत्यय जोड़ेंगे। अब जहां भी एक प्रत्यय बनाना पड़ता है उसका नियम ये होता है, उस शब्द का प्रारंभ का जो वर्ण है और अंतिम वर्ण है उसमें जो स्वर मिला हुआ दोनों को जोड़ करके शुरू शुरू में उस मात्रा को लगा दो।
तो से में क्या मिला हुआ है, ए, और इधर को जे में क्या मिला हुआ है, ए। तो दोस्तों दोनों से क्या बन जाता है, आ बन जाता है। ठीक है, अब इसका हम यानी एक प्रत्यय जोड़ेंगे तो इसमें आ की मात्रा शुरू शुरू का से इसमें जोड़ देंगे तो बन गया सामा और जिक बन गया। ठीक है दोस्तों, अब देखो जैसे आ जाता है, यह विचार है। अब इसमें इधर क्या ई है और इधर ए है, तो ई और ऐसे कुछ नहीं बनता, तो इसका राउंड फिगर कर लो, ऐसे घुमा लो, तो रे में क्या मिला हुआ है, ए, इधर क्या है ई। तो दोस्तों ए और ये से ए बनता है, इसका मतलब अभी ये शुद्ध नहीं है, तो दोबारा एक बार कर लो, तो ये ए ले लिया और ये जो ए बना ना इसको यहां ले लिया। इसके बाद में ए और ए से क्या बनता है, आई बनता है। तो दोस्तों इसकी कितनी मात्रा होती है, इसकी ऐसी मात्रा होती है। तो जो शुरू शुरू का वर्ण था वह इसमें ये मात्रा लगा तो ये मात्रा लगा दी। अब ऐसे देखो तो इसका विचार में क्या बन जाएगा, वैचारिक, इसका उत्तर ये है। अब एक और बता देता हूं आपको, जैसे दोस्तों देखो, जैसे यहां पर आ जाता है, मान लीजिए जैसे इतिहास है, इतिहास ये मूल शब्द है और इसमें हम एक प्रत्यय जोड़ेंगे तो यानी क्या बनेगा, तो देखो जो शुरू शुरू का वर्ण और अंतिम जो वर्ण है अगर वो सेम है तब तो उनको ऐसे करने की जरूरत नहीं, सीधे लिख लो। तो इधर ई है इधर ए है, तो देखो इससे कुछ नहीं बनता तो से का ए ले लिया, से में क्या मिला हुआ ए और इधर क्या आ गया ई, तो ए और इसे ए बनता है, तो अभी ये शुद्ध नहीं है तो दोबारा लिख लो, ये ए ले लिया, इसमें क्या है ए है, ये ले लिया, तो इससे क्या बनता है, आई बनता है। तो हमको शुरू शुरू का वर्ण में ऐसा लगा दो, तो इसमें स्वर था तो डायरेक्ट ये लिख दो, इसमें व्यंजन था तो व्यंजन में मात्रा लगा दी, तो इसका क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ऐतिहासिक बन जाता है। क्या बन गया, ऐतिहासिक बन गया। चलो एक उदाहरण और बता रहा हूं दोस्तों में, ध्यान दीजिए। पहले मैं इनको हटा देता हूं, भाई कैसे किस प्रकार से बने आपको दिखाए तो दे गए होंगे, दे गए। तो देखो एक और बना के बता देता हूं, जैसे कैसे किस प्रकार से, तो आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ध्यान दीजिए, जैसे हमने यहां पर लिख लिया, देखो देखो जैसे लिख लिया भूगोल, अब भूगोल शब्द है उसमें हम क्या जोड़ेंगे, एक प्रत्यय जोड़ेंगे। तो केवल एक प्रत्यय वाले है ना, इन्हीं को बता रहा हूं मैं, एक प्रत्यय का ये नियम होता है। तो अब हमको क्या करेंगे, शुरू शुरू का वर्ण और अंतिम जो वर्ण है उसका स्वर जोड़ लो। तो यहाँ ऊ है इधर ए है, तो ऊ और ऐसे कुछ नहीं बनता, तो इसको भी घुमा लो। ले में क्या मिला हुआ है, ए और इधर है ऊ, तो ए और ऊ से क्या बनता है, ओ बनता है, तो अभी ये शुद्ध नहीं है, तो दोबारा एक बार वापस कर लो। तो ये ए ले लिया और ये क्या ले लिया, ओ, तो ए और ओ से क्या बनता है दोस्तों, इससे औ बनता है। तो हम कैसे करेंगे, ये ऐसी जो मात्रा है ना, इस ऐसी मात्रा ये कहाँ लगेगी, शुरू शुरू का वर्ण में क्या है, भय है, तो भय में हम लगा देंगे, भय लिख दिया, ये मात्रा को यहां लिख दी यो, और फिर यानी पूरा का पूरा भोगो और एक प्रत्यय जोड़ दिया लिख। ये अब प्रत्यय कैसे होगा, देखो अंत में क्या मिला हुआ है, कै लिख दिया और इधर क्या आएगा, छोटी ई, तो एक प्रत्यय है इसमें, भूगोल मूल शब्द होगा। तो कैसे भी एक प्रत्यय के जितने भी जो होते हैं, जैसे देखो धर्म है, अब धर्म में हम एक प्रत्यय जोड़ेंगे, एक तो धार्मिक ही तो बनेगा भाई, ध में क्या मिला हुआ है और में क्या मिला हुआ है, तो इससे क्या बनेगा, आ बनेगा। तो शुरू शुरू का वर्ण ध है, मात्रा लगा दो, लो धा लगा दिया और धार्मिक होगा, धर्म से क्या बनेगा, धार्मिक, अर्थ से क्या बनेगा, आर्थिक। तो जितने भी एक प्रत्यय जो ये नियम बताया इसी प्रकार से करते रहना। क्वेश्चन नंबर 387, तद्रूप में संधि का प्रकार है। ध्यान दीजिए दोस्तों, कहीं पर भी अगर मान लीजिए इस प्लस से पहले हलंत आ जाता है और इसके स्वर भी आ सकता है और इधर व्यंजन भी आ सकता है, तो दोस्तों वहां पर हमेशा व्यंजन संधि होती है। इधर ये व्यंजन हो गया, व्यंजन में क्या लगता है, हलंत लगता है, तो तद्रूप का विच्छेद करेंगे तो इसका विच्छेद हो जाएगा तति और धन रूप बन गया। तो इसका मतलब प्लस से पहले क्या लगा, हलंत लगा, तो हलंत कहाँ लगता है, व्यंजन संधि में, और स्वर संधि में कोई हलंत नहीं लगता, विसर्ग संधि होती है। ऐसी इस प्रकार से दो बिंदी का प्रयोग किया जाता है, तो इसका हो गया व्यंजन संधि का प्रयोग किया गया है। ऐसे प्रकार से प्लस से पहले हलंत लग जाता है, हलंत लग गए। क्वेश्चन नंबर 388 है दोस्तों,
चंद्रोदय में संधि है। ध्यान दीजिए दोस्तों, कहीं पर भी अगर ओ की मात्रा आ जाती है, ओ की मात्रा आ जाए मान लीजिए, और ए की मात्रा आ जाए, ऐसी ये तो ऐसी ए की मात्रा होती है, ऐसी ओ की मात्रा होती है, वहां कौन सी संधि होती है? वहां दोस्तों गुण संधि होती है। कौन सी होती है? यानी गुण संधि होती है। अब इसका विच्छेद कर लेते, तो ओ की मात्रा से पहले जो भी शब्द उसको लिख लिया अपन ने, तो अपन ने लिख लिया चंद्र, लिख लिया। क्या लिख लिया? चंद्र। अब चंद्र हो गया धन उदय। देखो यहाँ पर क्या आ गया, ये दय में क्या मिला हुआ है? ए, और इधर क्या आ गया? उ। तो ए और उ से क्या बनता है? ओ बनता है। तो हमको क्या करना है? ऐसी मात्रा कहाँ लगानी है? प्लस से पहले जो भी है, तो प्लस से पहले द है ना, द में ओ की मात्रा लगा ली, यानो लगा दी। दोबारा इसको ऐसे लिख लेते हैं ना, तो च लिख दिया, चंद्र लिख दिया, इसमें ऐसी मात्रा लगा दी लो, और फिर द ये और लिख दिया। कैसे? किसी प्रकार से। तो इसमें कौन सी संधि होगी? ए की मात्रा ओ की मात्रा जब कौन संधि होती है? वहां पर गुण संधि होती है। दीर्घ संधि में आ की मात्रा बड़ी और बड़ऊ आता है, और वृद्धि संधि में आई और औ आता है। यानी वृद्धि संधि में इसकी मात्रा ये ऐसी मात्रा आ जाएगी, और यह ऐसी मात्रा आ जाएगी। वो कौन सी होती है? वृद्धि। यण संधि होती है, आधे वर्ण के बाद यह वे आ जाते हैं, तो आधा वर्ण के बाद में यह वे आ जाते हैं, वहां कौन सी होती है? यण संधि। तो इसका उत्तर हो गया गुण संधि का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 389 है। क्वेश्चन नंबर 3 जाओ। वज्रपाणी में कौन सा समास है? वज्रपाणी यानी वज्रपाणी, देखो वज्र है जिसके हाथ में, तो इसका मतलब तीसरा पद प्रदान हो रहा है, अन्य पद प्रदान हो रहा है, तो ये हो जाता है दोस्तों बहुब्रीहि समास का प्रयोग किया गया है। तत्पुरुष समास में कारक के चिन्ह आते हैं, द्वंद्व समास होते हैं, दोनों पद बराबर के होते हैं, कर्मधारय समास में विशेषण विशेष उपमेय उपमा का बोध किया जाता है। क्वेश्चन नंबर है 390 है। यथाशक्ति में कौन सा समास है? यानी यथाशक्ति, यथा दोस्तों क्या आ गया? उपसर्ग आ गया, ये यथा उपसर्ग आ गया, तो इसका मतलब जहां पर भी उपसर्ग आ जाते हैं कौन सा समास होता है? ये अव्ययभाव समास का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर, हमेशा देखो दोस्तों, जो अव्ययभाव समास होता है ना, उसमें चार उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया जाता, नोट कर लेना। ऐसे क्वेश्चन देखो कौन कौन से होते हैं। एक तो होता है का, एक होता है कु, एक होता है सु, और एक होता है दोस्तों दुस। इन उपसर्गों का प्रयोग अव्ययभाव समास में नहीं होता। इनका प्रयोग कहाँ होता है? इनका प्रयोग हमेशा कर्मधारय समास में किया जाता है। तो थोड़ा बहुत ऐसे इस प्रकार की नॉलेज को भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर इससे आगे वाला है 391 है। देशभक्ति में कौन सा समास है? यानी देशभक्ति किसकी, वह किसकी भक्ति करता है? देशभक्ति, देश की भक्ति। तो यहाँ पर यानी कारक के चिन्हों का जो लोप होता है वह हमेशा तत्पुरुष समास होता है। तो कारक के चिन्हों का कहाँ होता है? तत्पुरुष समास में होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा तत्पुरुष समास। उत्तर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 392 है। यद्यपि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है, ये कौन सा है? आपको पहले बताया था कि लेकिन, किंतु, परंतु और अथवा इसलिए आ जाता है, वो हमेशा संयुक्त वाक्य होता है। तो इसमें हो जाता है दोस्तों मिश्र वाक्य का प्रयोग किया गया। यद्यपि आ जाए, तद्यपि आ जाए, तथापि आ जाए, जो तो आ जाए, जो ही त्यों ही, जब तक तब तक, जहां तक वहां तक, तो सारे किसमें आ जाते हैं? मिश्र वाक्य में प्रयोग कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 393 है। सदा सच बोलना चाहिए, यह किस प्रकार का वाक्य भेद है? सदा सच बोलना चाहिए, ध्यान दीजिए, सदा सच बोलना चाहिए। देखो संदेहवाचक होता है जिसमें किसी क्रिया के होने में संदेह, संदेहवाचक होता है। इच्छावाचक होता है जिसमें किसी काम को करने की इच्छा जागृत हो, वह इच्छावाचक होता है। आज्ञावाचक क्या होता है? जिसमें किसी काम को करने की आज्ञा दी जाती है वह। और संकेतवाचक क्या होता है? जिसमें क्या नाम से किसी काम के होने के और संकेत का बोध हो। जैसे आ जाते हैं, अब वहां छात्र पढ़ रहे हैं तो संकेत दे रहे। आज्ञावाचक आता है कि तुम हिंदी पढ़ो,
तो यह सदा सच बोलना चाहिए। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, ये सदा सच बोलना चाहिए, तो ये इसमें आज्ञा का प्रदान करना चाहिए, दूसरे को एक आज्ञा दे रहे भाई सदा सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, आज्ञा। क्वेश्चन नंबर 394 है, वाक्य में जहां अर्ध विराम की अपेक्षा कम रुकना पड़ता हो उसे क्या कहते हैं? ध्यान दीजिए दोस्तों, देखो इसे कहते हैं पूर्ण विराम, इसे कहते हैं प्रश्नवाचक, इसे कहते हैं हम विस्मय बोधक, ये हो जाते हैं अल्प विराम, और ये वाला होता है अर्ध विराम। इसमें तो पूरा रुकना पड़ता है, और दोस्तों इसमें हमको आधा रुकना पड़ता है, ये तो इसको कहते हैं अर्ध विराम। क्या कहते हैं? जहां वाक्य में आधा रुकना पड़ता है तो इसको क्या कहते हैं? अर्ध विराम। अल्प विराम होता है जिसमें बहुत कम रुकना पड़ता है, बहुत कम, जैसे इसको जो अंग्रेजी में कॉमा कहते हैं, जैसे आ जाता है राम कॉमा श्याम और मोहन हिंदी पढ़ते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए दोस्तों, अर्ध विराम का प्रयोग ये इस प्रकार का होता है ना, बिंदी और लगती है, ये कहाँ किया जाता है? ये 3 शब्दों से पहले किया जाता है। कौन कौन से? एक तो आता है लेकिन, लेकिन आ जाए, एक आ जाए किंतु आ जाए वाक्य में कहीं पर भी, और एक आ जाए लेकिन किंतु और परंतु, तो इन शब्द से पहले लगता है, तो यानी यहां लग जाएगा। जैसे ऐसे आ जाएगा, धृतराष्ट्र ने बहुत समझाया लेकिन दुर्योधन नहीं माना, तो ये अर्ध विराम का प्रयोग होता है वाक्य में जहां थोड़ा रुकना पड़ता है, तो इसको कहते हैं वाक्य में जहां अर्ध विराम की अपेक्षा कम रुकना पड़ता है। तो ध्यान दो, अर्ध विराम की अपेक्षा कम रुकना पड़ रहा है वहां पर, तो कम रुक रहे हैं ना, उसको क्या कहते हैं? ये अल्प विराम कहते हैं। तो ये वाला होगा कम रुक रहे हैं, इसमें ज्यादा रुकते हैं तो इसका क्या होगा? अल्प विराम हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो क्या इसमें देखो क्वेश्चन, जहां अर्ध विराम की अपेक्षा कम रुकना पड़ता है, अर्ध विराम में आधा रुकते हैं, पूर्ण विराम में पूरा रुकते हैं, और अल्प विराम में और भी कम रुकते हैं। जैसे यहाँ कम रुके तो ये अल्प विराम हो गया, ये तो कौन सा हो गया? अल्प विराम का प्रयोग कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 395 है, वाक्य के अंग कौन कौन से होते? ध्यान दीजिए दोस्तों, जैसे आ जाता है, मान लीजिए कि राम दूध पीता है, ये दोस्तों सरल वाक्य है। ये कौन सा वाक्य होगा? सरल वाक्य होगा, सरल वाक्य। और इसके 2 अंग होते हैं। राम तो कौन है दोस्तों? उद्देश्य। उद्देश्य किसी कहते हैं? कर्ता को। उद्देश्य कौन होता है? कर्ता। और दोस्तों दूध है वो क्या है? विधेय है। यानी विधेय क्या होता है? कर्म होता है, वो विधेय होता है, यानी कर्म। तो ध्यान दीजिए, उद्देश्य किसे कहते हैं? जिसके विषय में कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं, और उद्देश्य के विषय में जो कहते हैं उसे कहते हैं विधेय कहते हैं। तो इसमें वाक्य के कितने अंग होते हैं? 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। पूछ लेते तो उद्देश्य किसे कहते हैं? जिसके विषय में कहा जाता है, या किसके विषय में कहा गया? राम के विषय में। तो राम तो उद्देश्य है, करता है, ठीक है। और उद्देश्य के विषय में जो कहा जाता है, क्या कहा गया? दूध पीता है, तो दूध है जो विधेय, विधेय क्या होता है? कर्म होता है। तो ऐसे इस प्रकार से आप याद रख लेना। क्वेश्चन नंबर 396 है, हमारे सैनिक इतने वीर हैं कि मृत्यु के सामने भी नहीं घबराते, में कौन सा वाक्य है? कि ध्यान दीजिए दोस्तों, आपको बताया था आकाश में क्या आ गया? मिश्र वाक्य आ गया। यानी बताया था ना, जो तो छोटी की, जब तक तब तक, जहां तक वहां तक, जिस, आप तो केवल 7 शब्द याद रखना, वो संयुक्त वाक्य होते हैं। लेकिन किंतु परंतु और अथवा इसलिए फिर भी, ये याद रख लेना। इनके अलावा जितने भी है ना, वो आप मिश्र कर देंगे। सरल साधारण कोई आते ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 397 है, निम्न वाक्य का वाच्य भेद विकल्पों से चुनिए। ध्यान दीजिए, यानी से चुनिए। समिति से रोया गया, ध्यान दीजिए इसमें है कि सुमित से रोया गया, सुमित से रोया गया। तो ध्यान दीजिए, इसमें पता नहीं चल रहा ना भाई क्यों रोया गया।
रोया है वो अकर्मक क्रिया है, बताया था ना आप लोगों को पहले। रोना है, चलना है, हंसना है, ये दौड़ना है, गुजारना, ये अकर्मक क्रिया है। तो ये अकर्मक क्रिया है, तो इसका मतलब अकर्मक क्रिया किसमें आती है? अकर्मक क्रिया भाववाच्य में प्रयोग किया जाता है। तो इसका उत्तर हो गया भाववाच्य हो गया। क्वेश्चन नंबर 398 है, शिकारियों ने 2 हिरण मार दिए, मार गिराए, यानी शिकारियों ने 2 हिरण मार गिराए। भाई ये किस प्रकार का वाच्य है? तो दोस्तों इसमें आ जाएगा, यानी कर्तवाच्य आ जाता है। कौन सा आ गया? कर्तवाच्य आ गया। ये सीधी की सीधी बात बताई गई, भाई शिकारी ने 2 हिरण मार दिए गए। ठीक है दोस्तों, देखो यहाँ पर यानी शिकारियों बहुवचन है तो गिराए। अगर ऐसा होता शिकारी ने एक हिरण मार दिया, जब दिया जाता, ये देखो शिकारी बहुवचन है यानी कर्ता, तो ये बहुवचन की क्रिया आ गई। और अगर एक वचन होता एक वचन की क्रिया आ जाती। तो ऐसे इस प्रकार से कौन सा होगा? कर्तवाच्य हो गया। क्वेश्चन नंबर 399 है, निम्नलिखित में से सही वाक्य चुनिए। श्री कृष्ण के अनेकों नाम है। दोस्तों देखो अनेकों है ना, ये एक बिल्कुल गलत है। क्या आएगा? यानी अनेक आएगा, अनेक है। अनेक का एक वचन हो जाता है, एक हो जाता है, एक वचन में एक हो गया, बहुवचन में अनेक हो गया। आपका पत्र से धन्यवाद मिला, बिल्कुल गलत है। श्री कृष्ण के अनेक नाम है, ये भी गलत था। और बंदूक एक बहुत ही उपयोगी बंदूक, देखो दोस्तों इसमें भी गलती है। तो श्री कृष्ण के अनेक नाम है, अनेक, तो इसका उत्तर हो जाएगा श आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 399 में करवा दिया। क्वेश्चन नंबर 400 है दोस्तों, हम बचपन में वहां, यानी इसमें क्वेश्चन को शुद्ध करना है। जो ये अशुद्ध वाक्य है, इस वाक्य में शुद्ध करना है। क्या? कि हम बचपन में वहां जाता रहा, तो यानी इसका शुद्धकरण करना पड़ेगा। तो क्या होगा कि हम बचपन में वहां जाएंगे, हम बचपन में वहां जाते रहे हैं, मैं बचपन में वहां जाता रहा, मैं बचपन में वहां जाऊंगा। देखो मैं बचपन में वहां जाऊंगा, मैं बचपन में वहां जाता रहा। तो देखो इसमें तो क्या गलती है? हम की क्या जरूरत है? भाई हम की जरूरत नहीं, हम बचपन में वहां जाता रहा। यहाँ तो एक वाक्य का प्रयोग कर रहा है ना। और हम बचपन में वहां जाते रहे, बिल्कुल गलत है ये। ठीक है, क्यों? इसको देखो जाता रहा, इसके आधार पर, यानी क्रिया के आधार पर भी, क्रिया के आधार पर भी कर्ता के बारे में जानकारी मिल जाता है। और कर्ता से भी जैसे आ जाता है, मान लीजिए वह पढ़ते हैं। अब बताओ ये शुद्ध वाक्य है क्या? वह तो एक वचन है, तो एक वचन की क्रिया वह पढ़ता है, ऐसे आएगा शुद्ध है, जो पढ़ता है। ठीक है, अगर मान लीजिए इसमें ऐसे दे दिया जैसे पढ़ते हैं, ऐसे दे दिया पढ़ते हैं, ये दे दिया, तो हमको यहाँ क्योंकि इसमें शुद्धिकरण पूछ रहे हैं, तो इसमें क्या आएगा? आखिर इसका मतलब क्या हो जाए? भाई वे पढ़ते हैं, क्योंकि ये क्रिया है वो बहुवचन की है, तो कर्ता भी बहुवचन का आएगा। लेकिन यह देखो क्रिया है ना, वो तो एक वचन की है, एक वचन की है, तो हमको कर्ता भी तो एक वचन का ही छांटना है। तो देखो हम है, ये बहुवचन है, अब इन दोनों में से छांटना है। तो देखो मैं बचपन में वहां जाऊंगा, बचपन में, इसका मतलब अब जो वर्तमान स्थिति है वो थोड़ी जाएगा, देगा मैं बचपन में वहां जाता रहा, ये वाला जाएगा। क्यों? अब मैं बचपन में वहां जाऊंगा, बचपन में थोड़ी, ये तो आगे की सोच रहे ना, बचपन थोड़ी। ऐसे होना चाहिए कि भाई मैं वहां मतलब फलाने दिन, या ऐसे इस प्रकार से आ जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा स। क्वेश्चन नंबर 401 है, इस सहायता के लिए मैं आपका सदैव अनुग्रहित रहूंगा। इसमें कहां पर कौन सी त्रुटि है? तो ध्यान दीजिए, अनुग्रहित होता है दोस्तों, वो कैसे लिखा जाता है? ध्यान दीजिए दोस्तों, उसको ऐसे लिखा जाता है, ए नु, और ये ग्रह नहीं होता, ये दोस्तों ऐसे होता है, अनुग्रह, और ही और ते, ये ऐसे इस प्रकार आएगा दोस्तों।
तो देखो इसमें गलती है, इसमें छोटी की मात्रा दे दी, तो देखो दोस्तों ये गलत है, तो अनु ये इस प्रकार मिसप्रिंट हो गया, तो ये अनुग्रहित ऐसे लिखा जाता है। तो इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा ब हो जाएगा। अनुग्रहित खूब आता रहता है कंपटीशन एग्जाम में शुद्धिकरण का, तो इसको ऐसे लिखा, अनुग्रहित होता है, ग्रहित नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 402 है, संन्यास उपन्यास के रचयिता इलाचंद जोशी है। तो देखो अब इसमें क्या आ जाएगा, यानी सन्यासी और उपन्यास के रचयिता इलाचंद जोशी है। यहाँ इसमें कौन सा शब्द अशुद्ध है, उस अशुद्ध शब्द का शुद्धिकरण क्या आएगा। तो रचयिता नहीं होता दोस्तों, रे से और ये और ता होता है, ये उत्तर हो जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों कौन सा हो जाएगा, जल्दी बताइए। रचयिता नहीं होता, देखो ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, तो ये उत्तर हो गया, दे उत्तर हो गया। शुद्धि अशुद्धि में खूब आता रहता है ये शब्द भी, इसको भी अच्छी तरह से ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 403 है, मानव मात्र को गीता के महात्म्य से परिचित होना अनिवार्य, रेखांकित शब्द को शुद्ध करिए। तो यानी ये वाला अशुद्ध शब्द है, तो इसको दोस्तों शुद्धिकरण हम लिख देते। तो देखो इसमें महात्म्य, तो इसका महात्म्य देखिए, में और ये वाला होता है दोस्तों शुद्ध, ये भी खूब शुद्धि शुद्धि में। तो जल्दी से बताइए कौन सा वाला, देखो महा, इसका मतलब अब इसमें आधा तय तो है लेकिन मैं पूरा है, तो ये गलत है। जैसे महात्म्य, जैसे इसको अगर महात्मा आ गया, मैं ये गलत है, तो इसका मतलब बे वाला शुद्ध, इसका शुद्ध रूप ये होता है। क्वेश्चन नंबर 404 है, 15 दिन में एक बार छपने वाली पत्रिका को क्या कहा जाता है। देखिए साप्ताहिक होती है वो तो दोस्तों सप्ताह में होती है, मासिक एक महीने में होती है, वार्षिक वर्ष में होते हैं, तो पाक्षिक होते हैं, उसे 15 दिन की कहते हैं। तो क्या होगा उत्तर, पाक्षिक। और प्रतिदिन होने वाले को क्या कहते हैं, दैनिक कहते हैं, इसीलिए बताता है दैनिक भास्कर, दैनिक ऐसे। ठीक है दोस्तों, ये शुद्ध अशुद्ध में एक वाक्यांश के लिए भी शब्द बन जाते हैं। भाई 15 दिन में एक बार छपने वाली पत्रिका को क्या कहते हैं, उसको पाक्षिक पत्रिका कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 405 है, थोड़ा जानने वाला के लिए एक शब्द चुनिए। देखो अज्ञ है, ये नहीं है, मूर्ख है, वो नहीं है, बहुज्ञ है, वो यानी बहुत ज्यादा जानता है, तो क्या होगा, अल्पज्ञ। यानी अल्प का मतलब क्या होता है, थोड़ा, अल्पज्ञ, अज्ञ यानी जानना, तो थोड़ा जानने वाले को क्या कहते हैं, अल्पज्ञ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 406 है, निम्नलिखित लोकोक्तियों में जो शब्द छूट गया है उसे पूरा करना है। दोस्तों देखो जैसे अधजल गगरी जाए, तो क्या होता है, अधगल गगरी छलकत जाए, तो उसका उत्तर हो जाता है छले कहते, तो उत्तर हो गया दे। क्वेश्चन नंबर 407 है, खालिस्तान धतूरे सो कहत गहनो गढ़ो ने जाए। अब इसमें धतूरा बोल दो, तो देखो स्वर्ण है वो बोलेंगे नहीं है, कंचन बोलते नहीं, रजत बोलते नहीं, क्या होगा ये। देखो कनक का अर्थ दोस्तों, कनक का अर्थ क्या होता है, कनक धतूरो सो कहत गहनो गढ़ो ने जाए। देखो यानी कनक का अर्थ सोना भी होता है, और दोस्तों कनक का अर्थ धतूरा भी होता है। इसका मतलब इसका उत्तर क्या होगा भाई, कनक कनकते 100 गुने मादकता अधिकाय व खाए बोराए नरवा पाए बोराए।
तो इसका मतलब क्या होगा भाई, कनक धतूर से कहत गहनो घड़ो ने जाए। अगर कनक यहाँ क्या होगा, धतूर अगर कह दे या सोना कह दे तो उससे आभूषण घड़ा नहीं जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा कनक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 408 है, अंधों में दोस्तों अपने आप आ जाएगा भाई, लंगड़ा तो होता नहीं है, पहलवान होता नहीं है, चतुर होता नहीं, अंधों में काना क्या होता है, राजा होता है। यानी थोड़ा ज्ञान जानने वाला व्यक्ति भी सम्मान का अधिकारी हो जाता है। तो ऐसे इस प्रकार रेखांकित शब्दों को आपको ज्यादा ध्यान देना है। लोकोक्ति मुहावरे के माध्यम से पूछी जा सकती है, कैसे भी किसी प्रकार से पूछे जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर आ जाता है 409, काला अक्षर वो किसके बराबर, देखो उल्लू के बराबर होता नहीं है, गाय के बराबर होता नहीं है, और ये कोयल के बराबर होता नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, भैंस के, यानी काला अक्षर भैंस बराबर। देखो कैसे किस प्रकार से जो रेखांकित शब्द दे देते हैं उनको इस प्रकार करना है। क्वेश्चन नंबर 410 है कि अंधे को हरा ही हरा नजर आता है, यानी रिक्त स्थान की पूर्ति करने भी कि अंधे को, तो देखो बचपन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है। बचपन के अंधे को हरा हरा नजर कैसे आएगा, जब उसने देखा ही नहीं है हरा तो उसको कैसे नजर आएगा, तो इसका मतलब ये वाला गलत हो गया। अब देखो बात के अंधे को, तो यानी ये भी बिल्कुल गलत हो गया, और आंख के अंधे को हरा ही हरा दिख जाता है, तो ये भी बिल्कुल गलत है। आंख के अंधे को, यानी आंख से जब बिल्कुल अंधा है तो कैसे महसूस करेगा या हरा है, काला है, पीला है, तो एक बार तो देखेगा तभी तो वो सोचेगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई, सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों भाई सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है। तो ऐसे इस प्रकार से रेखांकित शब्द आ जाते हैं, उनमें से छांटने का जो तरीका है उन क्वेश्चनों को ज्यादा देखेंगे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें तथा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और नई वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। नमस्कार।